नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और नए साल की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज 2022 का पहला कारोबारी दिन है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 का साल कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहने वाला है और ख़ास करके एग्री मार्केट में किस तरह की ग्रोथ हम 2022 में देख पाएंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के एग्री का सबसे बड़ा एक्सचेंज एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रस्ते इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए साल के पहले कारोबारी दिन जी बिजनेस को वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार मृत्युंजय जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी और हमारे एनसीडीएक्स की तरफ से बधाई और नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब सर मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि 2022 का साल, चूंकि आज हम पहले कारोबारी दिन में हैं, 2022 का साल कमोडिटी मार्केट और खास करके एग्री कमोडिटी मार्केट की ग्रोथ के लिहाज से आपको कैसा दिखता है और एग्री मार्केट की ग्रोथ 2022 में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एग्री मार्केट की ग्रोथ बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट होती है। जैसे कि मॉनसून है, इंपोर्ट्स हैं, क्रूड ऑयल है, सभी पे डिपेंडेंट होती है। बट आज की तारीख में अगर आप देखें तो आपने थोड़ी देर पहले जैसे कहा कि कपास में तेजी है, तो और कपास में एकरेज भी बढ़ा है, तो बुलिशनेस है। हम लोग अगर मीडिया के या इंडस्ट्री के रिपोर्ट अगर देखते हैं तो इस वक्त जो हमारा गेहूं है या चना है या मस्टर्ड है, तीनों इस बार रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट तो ये कह रही है कि 10 मिलियन टन से ज्यादा उत्पादन इस वक्त होने वाला है, तो बुलिशनेस बरकरार है। दूसरी चीज ये है कि मस्टर्ड के इस साल के प्राइसेस को देखते हुए अगले साल मस्टर्ड का पैदावार जो होगा हमारे देश में वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। कपास में भी एकरेज बढ़ रहा है, कपास की भी पैदावार बढ़ेगी। तीसरी चीज ये है कि अगर इंटरनेशनली अगर आप देखें तो पाम ऑयल में तेजी बनी रहेगी, क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों में इस वक्त दो चीजों का फर्क पड़ रहा है। एक तो फर्टिलाइजर के थोड़े भाव बढ़े हुए हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और फॉस्फेट दोनों के भाव करीब 70-80% बढ़ गए हैं, इसलिए फर्टिलाइजर के भाव बढ़े हुए हैं, इसलिए मलेशिया और इंडोनेशिया में प्राइसेस बढ़ी हुई है। दूसरा, मलेशिया में स्पेसिफिकली लेबर ट्रबल है। अब उन्होंने करीब 30,000 लेबर्स को मतलब टेम्पररी परमिट दे के उन्होंने मलेशिया बुलाया है ताकि काम हो सके, पर मलेशिया में लेबर की तकलीफ के कारण थोड़ी पाम ऑयल में तेजी बनी रहेगी, उत्पादन थोड़ा कम रहेगा। तीसरी चीज ये है कि चाइना में जो पिछले साल की तुलना में मांग पाम ऑयल की बढ़ने वाली है। हिंदुस्तान में तो वैसे ही मांग बढ़ी हुई है, पाम ऑयल की चाइना में भी माल बढ़ेगी, इसलिए पाम में तेजी रहेगी। तो इससे यह रहेगा कि ऑयल सीड जो है, एडिबल ऑयल है, उसमें तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है। चौथी चीज है कि चना और गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी होने वाली है, तो इससे भी काफी बम्पर पैदावार होने की संभावना है कि उत्पादन के मोर्चे पर 2022 का साल एग्री मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब सर मेरा आपसे दूसरा सवाल ये होगा कि एग्री कारोबार को एक्सचेंज पर बढ़ावा देने के लिए आपकी क्या नई तैयारी है नए साल में? देखिए, एग्री कारोबार को बढ़ाने से दो फायदे होते हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी आती है सिस्टम में, दूसरा जो किसान होते हैं इनको अप्रोप्रिएट जो रेट्स मिलना चाहिए वो मिलते हैं। तो इसमें हमारे लिए थोड़ा सा एक ब्लिप आया था पिछले साल कि कुछ हमारे प्रोडक्ट्स चले गए हैं, तो हमारी पहली कोशिश ये होगी कि उन प्रोडक्ट्स को वापस लाया जाए। उसके बारे में तो मैं कभी और आपसे विस्तार में बात करूंगा, आज तो नहीं करता हूँ। पर दूसरी चीज ये है कि हम कुछ नए प्रोडक्ट्स की मतलब जो है नए विस्तार से नए प्रोडक्ट्स को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपने बोला कि क्रूड ऑयल, अगर क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ती है तो अपने आप ग्वार की डिमांड बढ़ती है। तो ग्वार हम सोच रहे हैं कि इस साल बहुत अच्छे से चलेगा एज कम्पेयर टू अर्लियर ईयर्स, पहली चीज। दूसरा, हम कुछ नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, जैसे एग्री में कभी भी एलईए स्कीम जो है, लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम, जो सेबी ने 3 साल पहले परमिट की थी, एग्री एक्सचेंजेस में नहीं थी। हम अगले एक वीक में ही अगले वीक 10 तारीख से हम लोग एलईएस लॉन्च कर रहे हैं, और वो हम ग्वार में लॉन्च कर रहे हैं, जिससे ग्वार में काफी तेजी आपको दिखाई देगी। ग्वार के मार्केट में हेजिंग पोजीशन में जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उनको बहुत सारा फायदा होगा। दूसरा ये कि हम लोग रिसर्च कर रहे हैं इस वक्त कुछ नए प्रोडक्ट्स के। हम इस वक्त हमारे जो रेगुलेटर हैं सेबी, उनसे बात कर रहे हैं, कम से कम 2 नए प्रोडक्ट हम इस साल मार्केट में लाने की उम्मीद रखते हैं इस वर्ष में। अच्छा, तो एक दो तो सर आपने हेडलाइन दी है मैं कि एक तो ये कि 10 जनवरी से एलईएस यानी लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम लागू हो रही है, और वो भी ग्वार में। तो जो लोग ग्वार में ट्रेड ले रहे हैं, जो ग्वार में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए नई खबर यह है कि 10 जनवरी से
एलियस की स्कीम ग्वार में लागू हो रही है ताकि हेजिंग का मार्केट यहां पर और ज्यादा मजबूत हो। और दूसरी बड़ी खबर कि आपने कहा कि 2 नए प्रोडक्ट कम से कम इस साल आप लोग नए लॉन्च करेंगे एग्री वायदा के प्लेटफॉर्म पर। सर वो प्रोडक्ट कौन से होंगे, कुछ नाम बता पाएंगे आप अभी, या ये अभी आपने सीक्रेट रखा है? नहीं, सीक्रेट नहीं। जैसे ये होता है कि प्रोडक्ट लॉन्च की एक बड़ी प्रक्रिया होती है, करीब 2 साल लगता है एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उस पर रिसर्च करके, फिर रेगुलेटर से बात करके, जितने भी स्टेक होल्डर है सबसे डिस्कशन करने के बाद प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करना थोड़ी लंबी प्रोसेस है। तो जब तक हम उसको लॉन्च करने की तैयारी में नहीं आए थे, उसको बोलना थोड़ा प्रीमैच्योर होगा, इसलिए इस वक्त मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। पर जैसे हमने कहा कि इस वक्त हम 2 प्रोडक्ट जरूर लॉन्च करेंगे। कितना वक्त लगेगा सर? मतलब नए साल की शुरुआत तो हो गई है, साल के आखिर तक या फर्स्ट हाफ में या फर्स्ट क्वार्टर में? देखिए, फर्स्ट हाफ में कोशिश करेंगे सर। अच्छा, फर्स्ट हाफ में, मतलब फर्स्ट हाफ में 2 नए प्रोडक्ट आ जाएंगे एग्री के प्लेटफॉर्म पर। ये एक नई बात आपने बताई। एक और महत्वपूर्ण सवाल सर आपसे, क्योंकि एफपीओ को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, एफपीओ की भागीदारी को लेकर के। तो एफपीओ की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए कुछ नए प्रयास आपकी तरफ से? देखिए, हमें ये बताने में मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो करीब 10 लाख किसान हमारे एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं एफपीओ के माध्यम से। पिछले करीब 1 महीने पहले वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक हुआ था। तो वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक में सेबी के साथ जितनी संलग्न सभी संस्थाओं ने अपना अपना जो है योगदान दिया था। पर हमारा योगदान उसमें ये रहा था कि जितने किसान हैं और जितने एफपीओज हैं, उनमें जो इन्वेस्टमेंट की जो क्षमता है उसको पहचान कर और उनको मार्केट में लाना। तो ऐसा नहीं है कि किसान के पास पैसा नहीं होता और वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पर उसे एग्री कमोडिटीज में लाना और उसे जो वैल्यू चेन है उससे जोड़ना, ये हमने पूरी कोशिश की है। तो हम आज की तारीख में 400 एफपीओ से जुड़े हुए हैं। पर हम ये जानते हैं कि देश में जो सरकार ने किसान मतलब संगठन जो है एफपीओ के लिए 10,000 एफपीओ का उन्होंने मानदंड मतलब डिक्लेयर किया हुआ है। तो 10,000 में से आज की तारीख में तो हम सिर्फ 400 से जुड़ पाए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले 1 साल में हम कुछ और एफपीओ से जुड़े और उनके माध्यम से ज्यादा किसानों से जुड़े, ताकि पूरी वैल्यू चेन जो है, पूरी एक्सचेंज का जो सिस्टम है, उसका फायदा उठा सके। ओके, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एग्री ऑप्शंस को बढ़ावा देने के लिए भी आपने बहुत प्रयास किए। कुछ एग्री कमोडिटी में ऑप्शंस का ट्रेड भी शुरू हुआ है। तो क्या एग्री ऑप्शंस में अभी और कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं आप लोग? मतलब ये कि कुछ और एग्री कमोडिटी में ऑप्शंस की शुरुआत होगी क्या? चलिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो मैंने आपको ग्वार के एलियस के बारे में बताया, तो हमारा अगला जो एलियस हो रहा है उसमें एक एलियस हमारा ऑप्शंस के लिए भी हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा। ये तो पहली चीज हुई। दूसरा ये कि ऑप्शंस का जो प्रोग्राम हुआ था हमारा पिछले साल, जो हमने पायलट किया था, वो हमारे रेगुलेटर सेबी के सहयोग से किया था। और हमने कुछ इंसेंटिव्स दिए थे एफपीओस को। तो जितना करीब 41 एफपीओस को इंसेंटिव दिए थे कि ऑप्शन प्रोग्राम में आए। हमें बताने में ये बहुत हर्ष है कि उन 41 में से करीब 3 एफपीओस में बिना किसी इंसेंटिव के इस साल आके हेजिंग किया है एक्सचेंज के माध्यम से। तो ये है कि मतलब एफपीओस को भी ये समझ में आ रहा है कि ऑप्शंस उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अब इस वक्त जैसे हम अदर्स जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बैंक्स हैं, नबार्ड जैसी जो संस्थाएं हैं, इनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ताकि ये सिर्फ एक्सचेंज तो कर नहीं सकता है, सिर्फ सेबी नहीं कर सकता है। इसके लिए जितने भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं, इनको बढ़ाने की जरूरत है। तो हम जितने भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इस वक्त बात कर रहे हैं, एसएफएसी, नबार्ड, इनके साथ, ताकि ये ऑप्शंस वाला जो प्रोग्राम है इसको बढ़ा के एफपीओस की भागीदारी एक्सचेंज के सिस्टम में बढ़ाई जा सके। ओके, अच्छा एक बात सर और, चूंकि अब बजट भी आने वाला है और बजट में अलग अलग सेक्टर की अपनी अपनी डिमांड है, एक एक्सचेंज के एमडी के तौर पर आप क्या चाहते हैं कि बजट में ऐसा क्या हो जिससे एग्री मार्केट की ग्रोथ को बढ़ावा मिले? एग्री एक्सचेंज को ध्यान में रखते हुए, एग्री मार्केट को ध्यान में रखते हुए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है थोड़ा वीक है अन्य देशों के कंपैरिजन में। तो हमें चाहते हैं कि एक नेशनल एग्रीकल्चर पोर्टल बन जाए जिसमें डिमांड और सप्लाई हर साल की एम्पिरिकल डेटा हो, ताकि आगे जो आने वाला है उसके लिए जो फोरकास्टिंग हो थोड़ा इजी हो सके। तो ये अगर हो सकता है तो ये सबसे बड़ी पहल होगी बजट में। ये हमारे खुद के लिए नहीं है, पूरे एग्री सेक्टर के लिए। दूसरा ये कि एग्री सेक्टर में जो सीटीटी लगा हुआ है, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, मुश्किल से 9-10 करोड़ है, पर उसकी जो पेपर वर्क है इतना ज्यादा होता है और एफपीओ जैसे हैं उनको करना है बहुत मुश्किल होता है। तो 9-10 करोड़ का कंट्रीब्यूशन अगर गवर्नमेंट को कम जाएगा और ये बड़ा हेडेक निकल जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो हम ये चाहते हैं कि सीटीटी जो एग्री कमोडिटीज पे लगा हुआ है इसको अगर सरकार निकाल दे तो हमारे लिए, हमारे सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरी चीज ये है कि जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट है कुछ कुछ क्षेत्रों में अगर एक्सचेंज के माध्यम से बढ़ जाए
तो ये एक्सचेंज के लिए भी अच्छा होगा, ट्रांसपेरेंसी के लिए भी अच्छा होगा, किसानों के लिए, पूरी वैल्यू चेन के लिए अच्छा होगा। तो इन तीन के लिए हमारी गुजारिश है कि सरकार इन तीनों पर ध्यान दे, ताकि बजट के बाद किसानों को और एग्री कमोडिटी से जुड़े हुए सभी लोगों को, जितने पार्टिसिपेंट है, सबको फायदा हो सके। ये बहुत अच्छी डिमांड आपने रखी है। एक महत्वपूर्ण सवाल सर आपसे और, कि जी। जब कमोडिटी का मार्केट भारत में शुरू हुआ था तो उस वक्त शुरुआत में करीब 2000 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था, अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट करें। बाद में इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ी और 11-12 के आसपास ये बढ़कर करीब 60-65 हज़ार करोड़ के आसपास का हो गया। अभी आपने जिक्र किया सीटीटी का, जब 2013 में सीटीटी लगा तो उसके बाद वॉल्यूम में एक ड्रास्टिक फॉल हमने देखा, अब वो घट के 30-32 हज़ार करोड़ के आसपास का रह गया है, एक ड्रास्टिक फॉल आया है। वॉल्यूम ग्रोथ को, एक तो आपने कह दिया कि सीटीटी को अगर हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो बेहतर होगा, वॉल्यूम ग्रोथ को और मजबूत करने के लिए आपके हिसाब से रेगुलेटर के फ्रंट पे, एक्सचेंज के फ्रंट पे या गवर्नमेंट के फ्रंट पे क्या होना चाहिए? देखिए, वॉल्यूम सिर्फ एक्सचेंज या रेगुलेटर से नहीं आएगा। वॉल्यूम आता है आपके पास जब थोड़ी स्टिकीनेस आती है, लिक्विडिटी आती है, और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। जैसे आप इक्विटी जो का सेगमेंट देखते हैं, इक्विटी में रिटेल की पार्टिसिपेशन है बहुत ज्यादा। आज की तारीख में आप और हम भी रिटेल में जाके शेयर्स खरीद सकते हैं। कमोडिटीज में रिटेल पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है। कमोडिटीज में इस वक्त रिटेल पार्टिसिपेशन आ रहा है थ्रू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। अब से भी परमिशन दे रहा है एफपीआईज को। तो ये इनडायरेक्ट वे में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लिक्विडिटी आएगी। जब डायरेक्ट वे में लिक्विडिटी आने लगेगा, जब कमोडिटी मार्केट इन्वेस्टर्स को समझ में आने लगेगा, जो हम इस वक्त कर रहे हैं, इन्वेस्टर वीक के थ्रू कोशिश भी कर रहे हैं कि इन्वेस्टर को समझ में आएगा, जिस दिन लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ने लग जाएगी, अपने आप वॉल्यूम और ग्रोथ दोनों दिखने लग जाएंगे। तो इस वक्त ये दोनों तीनों जो है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट, इनका थोड़ा बढ़ना जरूरी है, और इनके माध्यम से रिटेल पार्टिसिपेशन। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर। तो आखिरी सवाल आपसे मेरा यही होगा कि रिटेल का पार्टिसिपेशन कमोडिटी मार्केट में बढ़े, खास करके एग्री मार्केट में, इसके लिए क्या होना चाहिए या आप लोग अपने स्तर से क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, दो या तीन चीजें हैं। आज की तारीख में अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे, इवन बिजनेस स्कूल्स में जाएंगे, तो उन्हें कमोडिटीज मार्केट के बारे में बहुत कम पता होता है। जरा कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के। तो उस स्तर से हमारी कोशिश, हमने तो शुरू कर दी अपनी तरफ से कोशिश की, जो बी स्कूल्स हैं, जितने बी स्कूल्स हैं या नॉर्मल कॉमर्स कॉलेज हैं, इनके प्रोफेसर्स को पहले पढ़ाएं, कमोडिटीज मार्केट क्या होता है उसका थोड़ा ज्ञान दें, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको थोड़ा हम कैप्चर कर सके। तो मतलब ये कहते हैं ना कि यू कैच देम यंग। तो आज की तारीख में हम किसी 20-25-30 साल के नौजवान को कमोडिटीज मार्केट में के बारे में बता दें, तो अगले 30-40-50 साल तक वो इन्वेस्ट कर पाएगा। मैं अपने आप को अगर सिखाऊं मेरी उम्र वालों को, तो मुश्किल से 5-10 साल तक कर पाएंगे। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हमारी जो यंग जनरेशन है, उनको कमोडिटीज मार्केट के बारे में थोड़ा अवेयरनेस उनकी बढ़ाएं, ताकि इक्विटी की तरह कमोडिटीज मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, और आज से 10 से 15 साल में कमोडिटीज मार्केट अपनी पूरी चरम ऊंचाइयों पे पहुंच सके। चलिए सर, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि जो प्रयास आप कर रहे हैं, जिस प्रयास में आप लगे हुए हैं मार्केट की ग्रोथ को लेकर के, उसमें आपको कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए, और नए साल के पहले कारोबारी दिन विस्तार से अपनी योजनाओं के बारे में बताने के लिए कि नई योजना आपकी क्या है एग्री मार्केट की ग्रोथ को लेकर। छोटा सा ब्रेक होगा, तुरंत लौटते हैं।